हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी परीक्षाओं की सकुशल तैयारी कर रहे होंगे। परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ ये है कि आने वाली हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं लगी हुई हैं। पीजीटी की परीक्षा में हमारे पास अभी बहुत समय नहीं है और कम समय होने के कारण हम अपनी परीक्षा की तैयारियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक संकलन तैयार किए हुए हैं और आप सभी के साथ उनको हम शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, जिसकी हम शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से करेंगे। ये श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और क्रम वाइज जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से जो भी संकलन हम व्यवस्थित करेंगे वो आप सभी से शेयर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। पहला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। तो ए है 4, बी 6, 8, 10। इसका उत्तर है 4। दूसरा प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यिक पुस्तकों में शामिल नहीं है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में साहित्यिक पुस्तकों में शामिल नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको साहित्यिक पुस्तकों में शामिल नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की कुल कितनी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं? 8, 10, 12, 14। जिसका उत्तर है 8। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 4 होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का परिचयात्मक विवरण अपने किस पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ से लिया है? इस्तवार, द लालित्योत्तर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद। तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया हुआ है। इतिहास की पुस्तकों में किसी कवि की, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इतिहास की पुस्तकों में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र, प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का या बच्चन जी का? तो यह कथन हमारा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, क्योंकि ये उन्हीं की पुस्तक, आचार्य रामचंद्र जी की ही पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से ही है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वर्तमान लेखकों और कवियों में, इसमें मैंने बहुत से कथनों को भी लिया हुआ है। ये हमारे पास एक संकलन है, मैंने उसी से शुरुआत की हुई है, इसलिए इसमें कथन भी हैं। बहुत से टॉपिक हैं जो हम बहुत ही आसानी से नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब भी कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं, जितनी बार भी पढ़ते हैं, उसमें एक नई दृष्टि मिलती है, एक नए तरीके तथ्य सामने आते हैं और उन्हीं तथ्यों को बार बार दोहराने में या समझने में हमें असुविधा ना हो, इसीलिए ये एक वस्तुनिष्ठ पुस्तक है, उसी से हमने ये लिया हुआ है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में अगला प्रश्न है कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेने जैसा ही समझ पड़ता है।
समझ पड़ता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अपने समकालीनों का मूल्यांकन करने के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अच्छा यहाँ से ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। उसके पहले इस पुस्तक का क्या नाम था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों नाथों का उल्लेख आदिकाल के किस प्रकरण में किया है? तो प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य से किया हुआ है, अपभ्रंश काव्य में किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में आदिकाल को वीर गाथा काल से नाम से संबोधित किया है? तो प्रकरण 3 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन प्रत्येक बार हर परीक्षाओं में आता है। हम सभी इसको कई बार पढ़ भी चुके हैं और इसका उत्तर भी जानते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न और कथन होने के कारण यहाँ पे हम इसको फिर से पढ़ेंगे। पर जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। कथन किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, फिर से वही है, लेकिन इसका भी उत्तर दूसरा है और कथन भी दूसरा है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इस कथन का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस भाग में किया है? तो हमें इस भाग का नाम बताना था और ये काल विभाग में इन्होंने किया हुआ है। फिर से 14वें प्रश्न पे आते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है आज का कि जनता की चित्रवृत्ति के निर्धारण जनता के चित्रवृत्ति के निर्धारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है? हम नहीं करने की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और आर्थिक 4 हैं यहाँ पे, जिसमें आर्थिक इन्होंने नहीं किया हुआ है। इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक सभी प्रकार के परिस्थितियों का उल्लेख किया है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति का उल्लेख इन्होंने नहीं किया हुआ है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा, अगला प्रश्न हमारा है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह किसकी परिभाषा है? बच्चन सिंह की, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की या श्याम सुंदर दास जी की? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही है परिभाषा। आगे कुछ रचनाएं हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला किसकी पुस्तक है? तो ये श्याम सुंदर दास की पुस्तक है, श्याम सुंदर दास जी की पुस्तक है। कविता कौमुदी किसकी पुस्तक है? रामनरेश त्रिपाठी जी की पुस्तक है ये। ब्रज माधुरी सार किसकी पुस्तक है? वियोगी हरि जी की पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 19वां क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास के संदर्भ में असत्य क्या है? ये पूछ रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास के संदर्भ में असत्य क्या है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास के रूप में 4 कालों में विभक्त है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है, आधुनिक काल को वैज्ञानिक काल कहा गया है।
तो ऊपर 3 ए, बी और सी ये तीनों हैं। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास के रूप में भी इसे देखा गया है। 4 कालों में विभक्त है। अभी ऊपर हमने इस बारे में पढ़ा भी, क्वेश्चन भी देखा है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और परंतु आधुनिक काल को वैज्ञानिक काल इन्होंने नहीं कहा है। आधुनिक काल को वैज्ञानिक काल इन्होंने नहीं कहा है, तो इसका उत्तर डी होगा। सारे रचना काल को केवल, 20वां क्वेश्चन है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास लेखन के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 21वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किसके इतिहास ग्रंथ के लिए प्रयुक्त किया है? तो इन्होंने मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ के लिए बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह शब्द प्रयुक्त किया है। 22वां क्वेश्चन है, 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों के लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। अपने इतिहास लेखन के संदर्भ में यह बात किसने कही है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। आज 23वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ते हुए यह किस आलोचक का आलेख है? आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए यह किस आलोचक का आलेख है? तो ये बच्चन सिंह जी का आलेख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अगला क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से कब प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था? तो जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ था। जनवरी 1929 में यह प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं और हम इनके काल विभाग को भी देख लेते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की काल विभाग में इन्होंने कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये हम पिछले 2 बार क्वेश्चन में पढ़ चुके, लेकिन दोनों का कथन अलग अलग था और उसका उत्तर भी अलग था। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दूसरा क्वेश्चन काल विभाग का है कि आदि से अंत तक इन्हीं जनता की चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य की का इतिहास की भूमिका से हमने इन प्रश्नों को और काल विभाग से लिया हुआ है, इसीलिए बार बार हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जनता की चित्रवृत्ति को परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया है। उसमें नहीं है राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक या सांस्कृतिक। तो जनता की
चित्रवृत्तियों की परिस्थितियों के आधार पर निर्धारण जो हुआ है उसमें सांस्कृतिक नहीं है। काल विभाग के चौथे क्वेश्चन में हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो 4 भाग कालों में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, कि समय सीमा इन्होंने क्या बताई है? तो इन्होंने संवत 1050 से 1350 बताई हुई है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल की कहते हैं, कि समय सीमा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की या मध्यकाल की समय सीमा जो है वो संवत 1375 से 1700 बताई हुई है। 1375 से 1700 बताई हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल यानी रीतकाल की समय सीमा क्या है? रीतकाल, उत्तर मध्यकाल को हम लोग रीतकाल है, समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण का आधार बनाया है। रचनाकार, विशेष प्रवृत्ति या युग। तो इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का आधार जो है विशेष प्रवृत्ति बनाया है। यद्यपि इन चारों अगला प्रवृत्ति बनाया हुआ है। यद्यपि इन चारों कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थीं। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल से की भूमिका और काल विभाजन से इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए। भी धीरे धीरे क्रमवार से हम आगे भी इनको लाते रहेंगे। अगली वीडियो में हम अपभ्रंश काव्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सिद्धनाथ साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने लाएंगे। अभी ये मेरी पहली वीडियो थी और मेरा ये प्रथम प्रयास है, इसलिए बहुत सी त्रुटियां इसमें रही होंगी। उन चीज़ों को ध्यान दीजिए और हमें बताइए कि उसमें हमें कैसे सुधार करना है और कितनी सुधार की आवश्यकता है। इसलिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए और जिस प्रकार की भी कमी हो उसको सुधारने के लिए या सही करने के लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हम आगे लगें। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।